जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू समाचार विश्लेषण के इस अंक में हम बात करेंगे 15 अक्टूबर को हिंदू पेपर में आए हुए विभिन्न आर्टिकल्स की और साथ में देखेंगे कुछ प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आर्टिकल है ये पेज नंबर 8 से लिया गया है और जीएस पेपर 3 से इसका संबंध है। ठीक है। संदर्भ की अगर बात करें तो इस आर्टिकल में बात की गई है जो हैदराबाद में अभी रेनफॉल हुआ है, जो वहाँ पर नुकसान हुआ है तूफान से, उसके संबंध में पूरा आर्टिकल बताया गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ में इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से भारत में जो शहरी बाढ़ हैं वो गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं और उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे उस पर नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर इस आर्टिकल में पूरी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग बाढ़ की बात करें तो बाढ़ का अर्थ होता है अति प्रवाह। ठीक है। जब भी पानी का प्रवाह बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग बाढ़ कह देते हैं, उसको हम लोग बाढ़ बोल देते हैं। अब देखिए, बाढ़ अगर अचानक से आती है तो उसके नुकसान बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और वो सब कुछ बहा कर ले जाता है। हालांकि अगर बाढ़ अचानक से नहीं आती है तो जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता है वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह हमको यहाँ से इनसे बचना होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में देखिए अर्बन फ्लड, यानी हमारे देश में जो शहरी बाढ़ हैं उनके केसेस में काफी गंभीर परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं और वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ऐसा होता है उनकी बात हम करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाढ़ के कारणों की कि बाढ़ क्यों आती है। तो देखिए, अगर बाढ़ के कारणों की बात की जाए तो कुछ मुख्य इसके जो कारण हैं वो आपको समझ लेने होंगे। सबसे पहला कारण होता है प्राकृतिक जल संग्रहण स्रोत। प्राकृतिक जल संग्रहण स्रोत। ठीक है। जब इनमें भारी बारिश के कारण पानी भर जाता है तो उसके बाद पानी यहां से निकलकर आसपास के इलाकों में फैल जाता है जो बाढ़ का कारण बन जाता है। दूसरा जो कारण है वो है कुछ मौसम संबंधी तत्व। मौसम संबंधी तत्व। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जब जैसे कई महीनों तक अगर बारिश होती है तो बारिश की वजह से जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद जो आसपास के इलाके हैं उनमें फैल जाता है। इस वजह से भी कई बार बाढ़ आ जाती है। तीसरा जो कारण है मुख्य वो है बादल का फटना। ठीक है। आपको उत्तराखंड की बाढ़ याद होगी, तो उत्तराखंड का जो बाढ़ है वो बादल के फटने की वजह से ही आया था जिससे बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहां पर हुआ था। देखिए, इसके अलावा जो अगला कारण है बाढ़ का, वो है देखिए गाद का संचय। ठीक है। गाद का संचय। ये गाद क्या होती है? हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो अपने साथ क्या करती है, इस गाद को लेकर आती हैं और उनके रास्ते में क्या होती है, गाद वो इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से जो गाद है, रेत है, वो नदी का मार्ग जो है वो रोक देती है और उस वजह से वहां का जो पानी है वो नदी से बाहर निकलकर आसपास के इलाकों में फैलता है और फिर वो बाढ़ का कारण वहां पर बन जाता है। इसके अलावा देखें तो कुछ मानव निर्मित कार्य भी हैं जिनकी वजह से बाढ़ रहती है, बाढ़ बन जाती है। उसमें चाहे तटबंधों का निर्माण हो गया, चाहे रेलवे से संबंधित जो निर्माण कार्य है वो हो गया, या अवैध खनन हो गया। इस तरह के जो और कार्य हैं जिनकी वजह से भी बाढ़ का रीजन बना रहता है। बात करते हैं अर्बन फ्लड की। तो देखिए, अर्बन फ्लड जो है ये शहरों में आने वाली बाढ़ को हम बोलते हैं। और किस वजह से आता है तो इसके कुछ कारणों को हमें यहाँ पर समझ लेना होगा जिन कारणों की वजह से अर्बन फ्लड हमारे सामने समस्या बनी हुई है। ठीक है। देखिए, अर्बन फ्लड का अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इसका रास्ता है, जो पहला कारण है वो है खराब नगर नियोजन। खराब नगर नियोजन। ठीक है। किस प्रकार हमारे शहर बने हुए हैं वो किसी भी तरह से सही नहीं बने हुए हैं। पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे तो महानगरों में इसी वजह से जो अर्बन फ्लड के केस हैं वो बहुत अधिक बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान इस पर देना होगा। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है अतिक्रमण। ठीक है। आप देखिए, लगातार जो है वो शहरों में जनसंख्या का पलायन बढ़ रहा है, लगातार लोग शहरों में जा जा रहे हैं। जब लोग शहरों में जा रहे हैं तो उनको रहने के लिए जमीन चाहिए। जमीन चाहिए तो वहां पर जो झील हैं, तालाब हैं, उन सबको पाट कर उन पर घर बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो स्टोरेज क्षमता है शहरों की वो खत्म हो गई है और उस वजह से पानी स्टोर नहीं हो पाता है और वहां पे बाढ़ का कारण वो बन जाता है। इसके अलावा बात करें तो प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो बाढ़ के कारणों में बना हुआ है। प्रदूषण किसकी वजह से बढ़ा, तो जनसंख्या वृद्धि की वजह से बढ़ा और उसी की वजह से सारी परेशानियां यहाँ पर देखने को हमें मिल जाती हैं। चौथा जो अर्बन फ्लड का मुख्य कारण है वो है अवैध खनन। ठीक है। अवैध खनन की वजह से जो बालू रेत है तो वो उसको निकालने के लिए लोग अवैध खनन करते हैं और इसकी वजह से जो जल निकाय हैं वो प्रभावित होते हैं। जो जल संग्रहण पैटर्न है उसमें बदलाव आता है। जो झीलों की गहराई है, तालाबों की जो गहराई है वो बहुत कम हो जाती है जिससे जो पानी है उसकी स्टोरेज नहीं हो पाती है और वो बाढ़ का कारण वहां पे बन जाता है।
इसके अलावा देखिए पांचवा, हम लोग प्रशासन को भी यहाँ पर भूल नहीं सकते कि प्रशासनिक उदासीनता भी इसमें एक कारण बनती है। जिस तरह की हम चीजें देखते हैं, चाहे महानगरों का वो ड्रेनेज सिस्टम हो या और भी जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें प्रशासन इतनी तल्लीनता से, इतनी एक्टिवनेस नहीं दिखाता। वो भी एक बड़ा कारण है कि ये चीजें हमारे हाथों से निकलती हुई जा रही हैं। देखिए, अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो नेशनल फ्लड कमीशन जो है उसने हमें कई आंकड़े बताए हैं, और उसके आंकड़ों के हिसाब से 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि ऐसी है भारत की जो बाढ़ उन्मुख क्षेत्रों में आती है। इनमें से भी देखें तो 60% से अधिक भूमि जो है वो नदी द्वारा बाढ़ के क्षेत्रों में आती है, और 40% जो है वो बारिश और जो चक्रवात होते हैं उनकी वजह से जो बाढ़ क्षेत्र हैं वहां पर ये भूमि आ जाती है। देखिए, राज्यवार अध्ययन से अगर हम देखें तो 27% का जो नुकसान है, सब पूर्ण मिला के वार्षिक नुकसान जो है, उसमें से 27% का नुकसान अकेले अकेले बिहार को होता है इस बाढ़ की वजह से। इसके अलावा लगभग लगभग 33% जो नुकसान है वो यूके यानी उत्तराखंड और यूपी यानी उत्तर प्रदेश को हो जाता है। तो ऐसे आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र की अगर रिपोर्ट की बात करें तो उसने भी बताया था कि आपदाओं के कारण जो भारत में औसत वार्षिक जो आर्थिक हानि है वो करीब करीब 9.8 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। तो बहुत गंभीर विषय है जिस पर सरकार को बहुत तल्लीनता से सोचना होगा। देखिए, अगर इसके उपायों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए उपाय किए नहीं गए हैं या इसके लिए हमारे पास कोई दिशा निर्देश नहीं है। दरअसल 2006 की बात करें तो 2006 में हमारे पास एनडीएमए आ गया था। ठीक है, एनडीएमए हमारे पास आ गया था, तो इस एनडीएमए ने हमें कई सारे दिशा निर्देश दिए थे कि किस तरीके से अर्बन फ्लड को कम करना है, किस तरीके से बाढ़ को कम करना है। वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सबसे पहला कहा था कि देश में एक नेशनल हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल नेटवर्क होना चाहिए। नेशनल हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल नेटवर्क, ठीक है, ये देश में होना चाहिए, जिसके कारण जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सभी एजेंसीज के बीच में अच्छी तरीके से कोलैबोरेट वो लोग कर पाए, अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन हैं, जो आंकड़े हैं वो एक दूसरे के बीच में हम लोग डिस्कस कर पाए, जिससे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो हमको मिल पाए। तो ऐसे नेटवर्क की बात इस एनडीएमए ने की थी। दूसरा, हमारे देश में जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो सीडब्ल्यूसी हो गया, चाहे वो नेशनल फ्लड कमीशन हो गया, या और भी जो एजेंसीज हो गई, उनके बीच में एक समन्वय स्थापित हो, ताकि जो आंकड़ों का जो आदान प्रदान है वो तेजी से हो पाए और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम जनरेट कर पाए। जितनी जल्दी हमें सूचना मिलेगी आपदाओं की, उतना ही अधिक हम लोग इंतजाम उनसे बचने का कर सकते हैं। देश में कम्युनिकेशन चैनल बनाया जाए, जिसकी वजह से जो है देश में किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, और जल्दी जल्दी हमें इन आपदाओं की सूचना मिल जाए, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से उनको प्रबंधित कर पाएं। तो ऐसे कुछ अवधारणाएं दी गई थी एनडीएमए के द्वारा, ये आपको ध्यान में यहाँ से रख लेनी है। देखिए, अगर हम बात करें तो ये तकनीक डिस्कस करना, इस तकनीक को डिजाइन करना, ये बहुत मुश्किल है कि जो वर्ष के पैटर्न में मनमाफिक जो है बदलाव वो कर सके। इसीलिए बेहतर बाढ़ का जो प्रबंधन है उसके लिए हमको बारिश के बदलते पैटर्न के अनुरूप एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता इस समय है, जो हमको इस परेशानी से बाहर निकाल सकती है। और बाढ़ प्रबंधन को एक अलग से पढ़ने की बजाय जो हमारे अन्य विषय हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण है या ग्लोबल वार्मिंग है या उससे जो प्रशासन है, उससे जोड़कर हमें देखना होगा। तब कहीं जाकर हम एक अच्छी इसके लिए पॉलिसी बना पाएंगे जो हमको यहाँ से निकाल के आगे ले जा पाएगा। चेतावनी जो केंद्र हैं उनको सही समय पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए और बाढ़ से निपटने की तैयारियों का मौका अवश्य देने के लिए जो है उनको जल्दी से जल्दी चेतावनी सिस्टम अपना डेवलप करना होगा, ताकि वो अधिक से अधिक जल्दी चेतावनी को डेवलप कर पाए, जिससे हमको अधिक से अधिक मौका मिल पाए वहां से निकलने का। तो ऐसे कुछ ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 6 से लिया गया है और जो जीएस पेपर 2 से आपका संबंधित है। अ वीक लिंक इन द एलिमेंट्री एजुकेशन चेन, इसकी बात यहाँ पे की है। तो अगर इस संदर्भ को देखें तो इस पूरे आर्टिकल में लेखक ने ये बात कही है कि देश में देखिए एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है वो है तौर तरीकों को बदलने की। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस प्रकार की शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, किस प्रकार से शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, तो ये चीजें बदलने की यहाँ पे आवश्यकता है। तो इसी आर्टिकल में देखिए बताया गया है कि देश में अगर देखें तो करीब करीब 31 लाख एनजीओज हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और इनमें से भी बात करें तो 12 लाख ऐसे एनजीओ वर्कर हैं जो केवल एजुकेशन फील्ड में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर इतने एनजीओ एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं उसके बाद भी भारत की इतनी बुरी स्थिति एजुकेशन में क्यों है, ये एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगता है।
और इसमें ही बात करें तो अधिक से अधिक जो एनजीओज हैं, अधिकतर जो इसमें एनजीओ हैं, वो केवल एक ही बात पर काम करते हैं कि टीचर्स को कैसे ट्रेन किया जाए, टीचर्स को कैसे सिखाया जाए कि वो किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करें, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, इस पर ही सारे एनजीओज काम करते हैं। तो यहाँ पर यही सवाल है कि जब इतने सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं तो भी हमें परेशानियां क्यों हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो उनसे निकलने के रास्ते क्या हैं। देखिए, किसी भी देश की ज़रूरत के लिए, किसी भी नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे टीचर्स और उनका जो ट्रेनिंग है, वो एकदम सही पैटर्न पे चले। जब तक हमारे टीचर्स, उनकी ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक इस देश का जो फ्यूचर है, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हमें एक ऐसा करिकुलम बनाने की ज़रूरत है, जो हमें जो किताबी ज्ञान है, वो तो दे ही दे, साथ में जो व्यवहारात्मक ज्ञान है, वो भी बच्चों को प्रोवाइड कराए, जिससे हमारी जो विकास है, उसमें बढ़ोतरी हो जाए। देखिए, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो 100% स्कोर कर रहे हैं या किसी बात का और किताबी ज्ञान में और आगे बढ़ रहे हैं। अगर उनमें किसी भी प्रकार का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, तो फिर उनकी जो किताबी ज्ञान है, उनका जो परसेंटाइल है, वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। तो ऐसे करिकुलम की हमें आवश्यकता है, जो बच्चों को जिज्ञासु बनाए। उन्हें चीज़ों के लिए, घटनाओं के लिए जिज्ञासु बनाएँ, ताकि उनमें सीखने की एक ललक पैदा हो, अच्छी चीज़ों को वो सीख सकें और अच्छी चीज़ों को सीखकर वो अच्छे इनोवेशंस कर सकें, अच्छे नवाचार हम कर सकें, ठीक है? केवल किताबी ज्ञान से नवाचार होने के कोई भी उम्मीद सरकार को या किसी को भी दिखती हुई नहीं दिख रही है। अब हालाँकि ऐसा नहीं है कि इस काम के लिए कोई काम नहीं किया गया, तो इस पूरे काम के लिए भारत में 4 जो बातें हैं, उन पर बातचीत चल रही है, 4 चीज़ें जो हैं, उन पर इस समय इन्हीं चीज़ों को लेकर बातचीत चल रही है, जिसके बारे में आज हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है? देखिए, पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी एनसीएफ। ठीक है, 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये आया था। इसके बाद की बात करें तो दूसरा जो है वो आरटीई है, यानी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको हम बोलते हैं आरटीई, 2009 में आया था। इसकी बात भी करेंगे भी। तीसरा जो है वो है एनसीएफटीई। एनसीएफटीई अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, 2009 में इसको लाया गया था। इसके अलावा अगर चौथे की बात करें हम लोग, तो अभी हाल ही में 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यानी जो एनईपी है, वो भी लॉन्च कर दी गई है। तो ऐसे 4 चीजें हैं जिन पर काम चल रहा है कि इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इनमें जो चीजें बताई गई हैं उनको कैसे लागू किया जाए, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, और क्या इन चारों में जो चीजें बताई गई हैं वो एक साथ कंसिस्टेंट रहेंगी एक दूसरे के लिए या नहीं रहेंगी। इन सब बातों पर इस पूरे आर्टिकल में चर्चा की गई है। देखिए, कुछ विशेष बातों की अगर बात करें तो आरटीई की मैं बात कर लेता हूं। अगर आरटीई की बात करें तो उसमें कहा गया है कि हमारी जो लर्निंग्स हैं, जो जो बच्चों को सिखाने की प्रक्रियाएं हैं, वो केवल लेक्चर बेस्ड ना होकर वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। यानी बच्चों के साथ हमें एक्टिविटी कुछ करनी चाहिए, जिससे उनको समझ में आए उनका जो टॉपिक है, या वो क्या चीज पढ़ रहे हैं, या वो क्या चीज सीख रहे हैं। इसके अलावा जो एक्सप्लोरेशन है, जो डिस्कवरी है, उसकी तरफ भी बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको। तो ऐसा आरटीआई में कहा गया है, ठीक है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था, उसके अकॉर्डिंग ये बातें की गई हैं। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग होना चाहिए। दूसरा, डिस्कवरी पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है? डिस्कवरी पर ध्यान बच्चों को लाना चाहिए, जिससे नई नई चीजों के प्रति उनकी जो जिज्ञासूपन है, जो उनका जो एक तरह का एक अट्रैक्शन है, वो बढ़े। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो ये 3 शब्द आप याद कर लीजिए। एक्सप्लोरेशन, ये आरटी के माध्यम से कहा गया। इसके अलावा अगर एनईपी 2020 की बात कर लें तो उसमें भी कहा गया है कि जो सर्टेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्किल हो गया या कैपेसिटी हो गया, उनको सीखने के लिए स्कूल बनाने चाहिए, उनको सीखने का माहौल बनाना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो इन सब चीज़ों के बाद एक अच्छे और सक्सेसफुल इंसान बन पाए, इनोवेटिव उनकी अप्रोच हो पाए और एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बींग्स के रूप में वो काम कर पाए। ऐसा एनईपी 2020 में कहा गया है। अब आप खुद ही समझ लिए कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके 100 परसेंटाइल हैं या पर्सेंटाइल बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी मॉरल वैल्यूज बिल्कुल जीरो हैं, उसका जो केयर टेकिंग जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल खत्म है, ठीक है? तो ऐसा बच्चा फिर बहुत मुश्किल से ही समाज में फायदा कर पाएगा। तो इस पर सोचने की आवश्यकता जरूर है। देखिए, जो एनसीएफटीई है, ठीक है, तो अगर इसकी बात हम करें तो यहाँ पे कहा गया है कि हमें ऐसे टीचर्स चाहिए जो वैल्यूज ऑफ
पीस, ठीक है, उनको प्रमोट करें, या जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ है उसको सिखाएं, जो इक्वलिटी है, जो जस्टिस है, या फिर जो हमारी लिबर्टी है, इन सब वर्ड्स के लिए बच्चों को टीचिंग्स दें। तो हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो इस प्रकार के टीचर्स बना पाए, जो बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा हमको दे पाए। तो एनजीओ को भी यही चाहिए कि टीचर्स को ट्रेन करने वाले लोग जो हैं वो हमको चाहिए होंगे, वो विभिन्न एनजीओ जो काम कर रहे हैं उनको लाने चाहिए, और सरकार को भी इस काम में हेल्प करनी चाहिए। ये इस पूरे आर्टिकल में कहा गया है, ये आपको ध्यान में यहाँ से रख लेना है। देखिए, अगर एनपी एनईपी की बात कर लें, 2020 शिक्षा नीति की बात कर लें, तो उसकी बात हम करें तो वहां भी उसका देखिए मतलब यही है कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन लाए जाएं, मतलब उसको पूरी तरीके से बदलकर जो बिल्कुल सही चीज है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। यही जो हमारी एनईपी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसका एक उद्देश्य है। अब देखिए, इसी में 4 कारण बताए गए हैं कि किस वजह से हमारे देश में जो है शिक्षा के रूप में परेशानियां आई गई हैं, ठीक है? क्यों हमारी जो पहले की नीतियां थी या पहले की जो हमारी योजनाएं थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाए, ठीक है? कौन-कौन से कारण बताए गए हैं? सबसे पहला जो कारण है, देखिए वो है ओवर एक्सपेक्टेशन, यानी अधिक से अधिक उम्मीद करना। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें जो टारगेट है उसको अचीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, डिस्पर्स्ड गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारी गवर्नेंस है, जो शासन प्रशासन है, वो इतना इंक्लूड नहीं होता है, वो इतनी अच्छी तरह से इंक्लूड नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी योजना जो है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तीसरा तीसरा जो है वो है हमारी जो एजेंसीज हैं, जो विभिन्न एजेंसीज हैं, जो पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज हैं, उनके बीच में समन्वय नहीं है, ठीक है? चाहे वो राज्य हो गए, चाहे वो वित्त हो गया, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो गया, चाहे वो उद्योग हो गए, ये सभी जो लोग हैं जो किसी ना किसी वे में शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इन सबके बीच में सही समन्वय नहीं है। कोई योजना लागू होती है तो किसी प्रदेश में लागू होती है, किसी प्रदेश में लागू नहीं होती है, मना कर देते हैं वो, ठीक है? तो ऐसा समन्वय नहीं है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे सामने बनी हुई है, ठीक है? तो इसमें कुछ बातें बताई भी गई हैं कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो देखिए 4-5 इसमें कहानी बताई गई हैं कि क्या-क्या इसके ट्रीटमेंट हैं, क्या-क्या इसकी वजह से हम लोग काम कर सकते हैं जो हमें इससे निकलने में हेल्प करेंगे और हमारी शिक्षा नीति को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कि हमारे देश में कुछ संस्थाएँ बनानी पड़ेंगी, उनके लिए बजट इश्यू करने पड़ेंगे और उनके लिए कुछ कानून बनाने पड़ेंगे ताकि राज्य और केंद्र के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है, वो बढ़ पाए। दूसरा जो एक कारण है वो ये है कि पूरे देश में जो नेशनल शिक्षा नीति क्रियान्वयन समिति है उसको भी हमें बनाना पड़ेगा, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल मॉनिटरिंग करना रहेगा कि वो किस तरीके से मॉनिटर करता है जो योजना चल रही है, उनको देखेगा कि किस तरीके से काम वहां पूरे हो रहे हैं, किस तरीके से टारगेट वहां पे पूरे हो रहे हैं। तो ऐसी हमें नेशनल शिक्षा नीति क्रियान्वयन समिति बनाने की आवश्यकता इसमें बताई गई है। इसके अलावा हमारे पास एक मंत्री परिषद भी होनी चाहिए, एक मिनिस्ट्रियल जो काउंसिल है वो भी होनी चाहिए, जिसमें राज्य और केंद्र के सभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो उसमें इंक्लूड होंगे और वो आपस में सही नीतियों के लिए सही फैसले वहां पर कर पाएंगे। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें भी हमें जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं यानी उत्कृष्ट संस्थान हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनकी भी स्थापना में करनी पड़ेगी, उनकी भी टाइटल हमें यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो ऐसे कुछ काम यहाँ बताए गए हैं जो हमारी शिक्षा नीति को आगे ले जा सकते हैं और एलिमेंट्री एजुकेशन में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए ये कारण रह सकते हैं, ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान में कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल भी एक एडिटोरियल है जो पेज नंबर 6 से लिया गया है और जीएस पेपर 3 से इसका संबंध है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी दैट इज हार्डली स्मार्ट, इसकी बात की गई है। तो अगर संदर्भ की बात करें तो देखिए अपने देश में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है? हमारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं होती है लेकिन उसका यूज बहुत ज्यादा है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसी वजह से क्या होता है कि ये सब जो होते हैं ये इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है? अब जब इंपोर्ट किए जाते हैं तो उसका जो भार है वो किस पर पड़ता है? फॉरेक्स पर पड़ता है, यानी हमारा जो विदेशी निवेश भंडार है उस पर पड़ता है। तो अभी क्या है, आगे आने वाले टाइम में जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है उससे हमें समझ में आ गया कि ये वाला जो मार्केट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाला मार्केट है, ये और भी अधिक बढ़ेगा। जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल हैं और भी जो गैजेट्स हम लोग यूज करते हैं, इन सबकी डिमांड भारत में और बढ़ेगी। जब भारत में और बढ़ेगी तो इंपोर्ट और बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट और बढ़ाना पड़ेगा तो फॉरेक्स पे लोड बहुत पड़ेगा और भी बोझ पड़ेगा। और जो चाइना को हम लोग बाहर निकालना चाह रहे हैं वो चाइना भी क्या है, यहाँ पर बहुत अधिक तरीके से इन्वॉल्व होगा, क्योंकि चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ से नो डाउट हम लोग काफी सामान मंगाते हैं, तो अगर ऐसा बढ़ोतरी होती है, इंपोर्ट हमारा बढ़ता है, तो चाइना का उसमें भी एक परसेंटेज रहने वाला है। तो ऐसी कुछ बातें इसमें आर्टिकल में की गई हैं। अब देखिए, अगर हमें इन सबको हटाना है तो हमें अपने एक्सपोर्ट पर ध्यान देना होगा।
ठीक है, किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इस पर सरकार को अपनी नीतियां बनानी पड़ेंगी। अगर एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी। जब तक मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नहीं होगी तब तक हम लोग जो है वो इस तरीके की चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सरकार को चाहिए कि किसी भी तरीके से जो निवेश है वो इस क्षेत्र में भारत में आए। जितना अधिक निवेश होगा उतना अधिक मैन्युफैक्चरिंग होगा और उतना ही अधिक फिर हम एक्सपोर्ट पे ध्यान दे पाएंगे, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है वहां पर भारत का जो एक हब है वो बन पाएगा। ठीक है, अब समझिए, देखिए इस काम को करने के लिए, इस पूरे काम करने के लिए कई सारी योजनाएं पहले भी लाई गई हैं। जैसे एक एनईपी योजना थी। ठीक है, ये एनईपी वो नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, जो कि 2012 में लेके आए थे हम लोग। ठीक है, 2019 में हालांकि इसको और भी अपग्रेड किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है 2019 में, तो अभी वही लागू है। इसके अलावा देखिए हमारे देश में पीएलआई स्कीम चल रही है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव है वो स्कीम चल रही है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा सरकार ने देखिए जो टेलीकॉम सेक्टर है, उस टेलीकॉम सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो विभिन्न देश हैं, जैसे ताइवान की अगर बात करूं, जापान की बात करूं या यूरोपियन यूनियन की बात करूं, तो यहाँ के देशों से जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स आयात करते हैं, तो इन देशों पर जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ा दिए। टैरिफ का बढ़ाने का रीजन क्या है? जब टैरिफ बढ़ा देंगे तो यहां से इंपोर्ट करना थोड़ा महंगा हो गया। जब महंगा हो गया तो डोमेस्टिक जो कंपनियां हैं उनको कुछ फायदा मिलने की उम्मीद थी, तो इस वजह से यहाँ पे टैरिफ लगाए गए। इसके अलावा देखिए जब ये टैरिफ लगाए गए थे तो जो तीन देश थे, ताइवान और जो अपना जापान था और ईयू था, जापान और ईयू, ठीक है, ये तीनों जो थे ये डब्ल्यूटीओ में भी चले गए थे भारत के खिलाफ, कि भारत जो है वो इस तरह से हम पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, तो ये सोच के ये लोग वहां भी चले गए थे। इसके अलावा हम बात करें तो पीएनपी योजना लाई गई थी, देखिए 2016 में, पीएनपी जिसका नाम था फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भी 2016 में लाई गई थी। इसके अकॉर्डिंग भी सरकार ने काम किए थे कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़े। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है कि क्या ये योजना यहाँ पर लागू हो पाएंगी, क्या ये योजना लागू नहीं हो पाएंगी। अब देखिए इसमें अगर बात करें तो दो योजना की बात हमें करनी है, उसमें भी एक योजना की बात हमें मुख्यतः करनी है, पीएनपी की। यहाँ पे कहानी ये है कि देखिए पीएनपी योजना की एक बात करें, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, उसमें सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था कि जितनी भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो भारत में मोबाइल बनाएं, भारत में जो है अपने गुड्स बनाएं और कम से कम रेट के बनाएं। जितने किफायती बनाएंगी वो उतनी अधिक सब्सिडी उनको मिल जाएगी। ऐसी ये फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम यहाँ पर था। दूसरा जो पीएलआई प्रोग्राम है, इसमें देखिए शब्द जुड़ा हुआ है इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, इसमें सरकार ने क्या कहा? इसमें सरकार ने कहा कि अगर आप 15,000 रुपए मूल्य से अधिक के डिवाइसेस बनाते हो, ठीक है, तो जितने भी इनके ऑब्जेक्ट की सेल बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको 4 से 6% तक का इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, ये केवल इसलिए है ताकि जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं वो प्रमोट हों, वो थोड़ा सा उनको इंकरेज मिले, उनको थोड़ा सा एक सहानुभूति मिले कि हाँ चलो ठीक है, हम अगर ऐसे आइटम बना रहे हैं तो हमको इंसेंटिव मिल रहा है, तो उनको कुछ कॉस्ट इफेक्टिव उनके लिए हो। तो ऐसा ये प्रोग्राम लाया गया है जिसमें इंसेंटिव की बात यहाँ पर की गई है। 5 साल के लिए ये प्रोग्राम चलेगा। तो इसी की बात की गई है कि क्या ये इंसेंटिव वाली जो स्कीम है, जो पीएलआई है, ये भारत में सफल हो पाएगी या फिर भारत में सफल नहीं हो पाएगी। अब देखिए एक बात समझिए कि जब भी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है तो उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखिए क्या होता है, हमें दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। क्या क्या? एक तो रॉ मटेरियल, ठीक है, और दूसरा असेंबलिंग। ठीक है, होता क्या है देखिए, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो वेंडर्स कहलाती हैं, वेंडर्स। ठीक है, वेंडर्स। ठीक है, अब ये वेंडर्स क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं, ये छोटी छोटी डिवाइसेस बनाते हैं। जैसे मोबाइल के लिए बैटरी बना दिया, चिप बना दिया, आईसीज बना दी, ठीक है, या और भी जो उपकरण होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो बना दिए। तो ऐसे छोटे छोटे उपकरण बनाते हैं और इनको फिर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो खरीद लेती हैं और फिर वो अपनी ब्रांडिंग के साथ उसको असेंबल करके मार्केट में उतार देती हैं। ठीक है, तो अब सरकार को दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा कि भारत में किस तरीके से दोनों ही कंपनियां आए। अगर मान लीजिए भारत में केवल जो असेंबलिंग कंपनीज हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुनोगे आपने, एप्पल है, सैमसंग है, या फिर और भी जो लोग हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, कई बार अपने वेंडर से सामान मंगाते हैं, बनवाते हैं और उसको फिर अपने नाम से असेंबल करके मार्केट में बेचते हैं। तो सरकार को ध्यान में करना पड़ेगा कि इस स्कीम के तहत कहीं ऐसा ना हो कि केवल जो असेंबल कंपनीज हैं वही भारत में आके रह जाएं, जो वेंडर कंपनी है वो भारत में ना आ पाए। तो ये भी इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पीएलआई स्कीम के लिए भारत में कुल 16 कंपनीज हैं जिनको इंटल्ड किया गया है, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, और इनको इस पूरी योजना के द्वारा जो सब्सिडी है, जो 4 और 26% का जो इंसेंटिव है, उसकी सुविधा यहाँ पर इनको मिल जाएगी। देखिए हम यही चाहते हैं, सरकार यही चाहती है कि अगले कुछ वर्षों में भारत जो है वो मेजर मोबाइल हब के रूप में स्थापित हो। भारत में जो है मोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी हद तक बढ़ जाए, ऐसा भारत सरकार चाहती है। तो उसी के लिए काम किया गया है।
देखिए पीएनपी में क्या था, पीएनपी में हमको सस्ते मोबाइल बनाने थे, लेकिन यहाँ पीएलआई में क्या है, यहाँ पर 15,000 से ऊपर की कॉस्ट पे का अगर मोबाइल बनाएंगे तो ही हमें स्कीम का फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या क्या है, वैल्यू प्रोडक्शन किया गया, सरकार का मकसद है वैल्यू प्रोडक्शन करना। पीएनपी के माध्यम से हमने प्रोडक्शन जरूर बढ़ाया, लेकिन वहां पे वैल्यू प्रोडक्शन हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे सस्ते मोबाइलों को बनाना था। इसीलिए सरकार ने अब हाई वैल्यू को बनवाना शुरू किया है, और इसी के लिए पीएलआई स्कीम को यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए एक बात और भी है यहाँ पर, बात यह है कि जैसे एप्पल है, जियोमी है, या जो और कंपनीज है मोबाइल सेक्टर में, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भारत में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट तो किया है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट भी अभी इतना नहीं हुआ है कि भारत को मोबाइल हब के रूप में हम लोग जान सकें। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अब देखिए एक समस्या आती है, समस्या ये आती है कि अगर अभी मैं बात करूं, इस पीएलआई स्कीम की भी बात कर लूं, जिसमें 4 से 6% तक हमें जो इंसेंटिव है कंपनीज को मिलेगा, अगर इसकी भी बात कर लें, तो भी भारत में जो एक 100 रुपए की कॉस्ट वाला मोबाइल है, उसकी कॉस्ट इस इंसेंटिव मिलने के बाद भी कंपनीज को लगभग लगभग 91 से 92 रुपए तक पड़ती है। जबकि यही 100 रुपए का मोबाइल अगर कंपनी चाइना, वियतनाम या बाकी देशों में बनाएंगी, तो वहां पर इसकी लागत मात्र 80 या 89 या इस तरीके की जो कम कीमत है वो वहां पर पड़ती है। ठीक है ना, जब इतना फर्क है, मान लीजिए कोई कंपनी है वो चाइना में 100 रुपए का मोबाइल बना रही है, जो सब्सिडी वगैरह लग के उसको 80 रुपए का पड़ रहा है, वही इंडिया में बना रही है जो उसे 91 92 रुपए का पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि इतना ज्यादा अट्रैक्शन उन कंपनीज को नहीं होगा भारत में आने के लिए, वो अपने वहीं स्टोर पे बनाती रहेंगी, अपने वहीं पे काम वो करती रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये पीएलआई जो स्कीम है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाएगा, या इससे जो है भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा। अभी भी सरकार को और प्रयास करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से जो चीन की कंपनियां हैं, जो चीन में काम करती हैं या और देशों में, ताइवान वगैरह में जो काम करती हैं, वो भारत में आए, उनके लिए और भी अधिक अट्रैक्टिव प्रपोजल्स लेके आने की यहाँ पर जरूरत है। तो ऐसा पूरा ये आर्टिकल में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, जो पेज नंबर 6 से लिया गया है। ये आपके पेपर 2 से संबंधित है, जीएस पेपर 2 से इसका संबंध है, जो आपको ध्यान में कर लेना है। अनप्लीजेंट स्पेक्ट्रल। तो देखिए अगर इसकी संदर्भ की बात करें, तो अभी देखिए आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए एक बात समझिए, 2014 से लेकर 2019 तक वहां पे सरकार रही थी चंद्रबाबू नायडू की, और उसके बाद अभी 2019 में वहां पे सरकार बदली है, और अब वहां के मुख्यमंत्री हो गए हैं जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, अब क्या है देखिए, जगन मोहन रेड्डी की सरकार में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में 30 से अधिक केस ऐसे चल रहे हैं जो कि चंद्रबाबू नायडू की ओर थे। ठीक है, सरकार का यह मानना था कि ये जो भी केस चल रहे हैं, ठीक है, इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। तो हाई कोर्ट में ये केस चल रहे हैं। अब हुआ क्या कि हाई कोर्ट में जो जांच चल रही है, उसमें जो हाई कोर्ट के कुछ विशेष जज हैं, ये सारे जो केस हैं ये उन्हीं को दिए जा रहे हैं। तो जगनमोहन रेड्डी ने इसी बात का विरोध किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो चंद्रबाबू नायडू के जो विशेष लोग हैं उन्हीं को ये सारी चीजें दी जा रही हैं। तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल ये है, एक बार देखते हैं यहां से, जो हमारे कुछ मतलब की बातें हैं वो हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए अभी इस बारे में क्या हुआ कि जो जगनमोहन रेड्डी जी हैं, उन्होंने क्या किया, हमारे जो सीजीआई हैं, यानी जो भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, उनको एक लेटर लिखा एस ए बोबडे जी को, और उन्होंने लिखा कि आपके सुप्रीम कोर्ट में एक कोई जज हैं जो कि हमारे हाई कोर्ट के जो कार्यवाही है उसको प्रभावित कर रहे हैं, और जो पिछली सरकार के केस जो हैं वो जो पिछली सरकार में थे उनको वो बचाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा जो लेटर है इन्होंने लिखा। अब ये लेटर क्या हुआ, गलती से या किसी भी तरीके से आ गया पब्लिक में। जब ये पब्लिक में आ गया तो फिर इसके ऊपर विवाद शुरू हुआ, और यहां से दो कहानियां निकल कर आई। क्या कहानी निकल के आई, सबसे पहली कहानी निकल के ये आई कि कई जो अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इसके अलावा भी जो और कई अधिकारी हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किस तरीके से एक सीएम ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है याचिका लगा दी। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में ले रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये जज का अपमान किसी भी तरीके से कोई भी नहीं कर सकता, उनके ऊपर ऐसे खुला आरोप कोई नहीं लगा सकता। जैसा कि पहले हुआ था अभी, जब प्रशांत भूषण जी के केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया था, हालांकि उन पर केवल 1 रुपए का ही जुर्माना लगाया गया, लेकिन वो एक बड़ा संदेश था कि किसी भी तरीके से जज पर, न्यायपालिका पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता खुलेआम। तो एक तो लोग ये कह रहे हैं। दूसरा, जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, ठीक है, इस हाई कोर्ट ने क्या किया है, सीबीआई को ऑर्डर दे दिया है कि भाई इस तरीके से हम पर जो ये सब चल रहा है, ये सब जांच होनी चाहिए इसकी, जो भी ये केस चल रहा है, जो भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी है, इस पर पूरी आप एक जांच पड़ताल करो। तीसरी बात इसमें भी एक और हो गई है कि वहां के जगनमोहन रेड्डी जी जो हैं, उन्होंने सीबीआई को परमिशन दे दी है कि भाई ठीक है, अगर आपको अनुमति मिली है तो आप जांच पड़ताल करो, हम पूरा सहयोग करेंगे। अब देखिए सवाल यहां पर क्या है, सवाल ये है कि क्या ये लेटर जो लिखा गया है,
या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो ये बातें की गई हैं, उनके जज के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, क्या ये राज्य के अधिकार में आता है या नहीं आता है? दूसरा, क्या जो सीबीआई जांच चल रही है जो हाई कोर्ट के द्वारा, वो सही है या नहीं है? क्योंकि हाई कोर्ट ने भी एकदम से सीबीआई को ऑर्डर दे दिया कि भाई आप जांच करो जाके, ये क्या हो रहा है। जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ उनको जांच करनी है पूरी, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनके खिलाफ पूरी जांच करनी है। तो क्या ये सही है या नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं आता है? तो ये इस पूरे मामले में ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। इसके मामले में पूरी हमें बातचीत करने की यहाँ पे जरूरत है कि लोकतंत्र के जो विभिन्न अंग हैं उनके बीच में जो शक्तियों का वितरण है, ये किस प्रकार से कार्य के बीच में आ रहा है, ये किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। तो इस बात पे हमें चर्चा यहाँ पे करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किन संस्थानों के बीच में एमएसपी दरों पर किसानों से दाल की खरीद की जाती है और बफर स्टॉक को बनाए रखता है? तो उसका सही आंसर है नाफेड। नाफेड ही वो संस्था है जो ये कार्य करती है। तो कहां से आया प्रश्न? ये एक न्यूज आई है हमारे हिंदू पेपर में आज, सेंटर टू रिलीज द तूर दाल टू स्टेट्स। इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अभी जो केंद्र सरकार है उसने कहा है कि जो हमारा 40,000 टन दालों का जो रिलीज है वो हमने करने का फैसला लिया है। 5 स्टेट जो हैं वो अभी इनको खरीदने का फैसला कर चुके हैं, इसमें इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। इनको रिलीज करने का एक ही मकसद है, वो है दालों के बढ़ते हुए दाम। ठीक है, महंगाई जो है बढ़ रही है, उनके रेट लगातार आसमान छूते जा रहे हैं और सप्लाई पीछे से हो नहीं रही है। इसीलिए जो हमारा बफर स्टॉक है उसमें से हम क्या करेंगे, इस 40,000 टन को रिलीज करेंगे ताकि स्टेट्स को हम लोग बेच पाए। सरकार ने कहा है कि जो 5 स्टेट हैं, जो कौन कौन से, आंध्रा, ठीक है, इसके अलावा केरला, इसके अलावा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, इसके अलावा बिहार, ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। ये 5 स्टेट हैं जिन्होंने भी इंटरेस्ट लिया है कि वो 1 लाख टन करीब दाल एमएसपी पर खरीद सकते हैं केंद्र सरकार से। तो इसीलिए सरकार ने 40,000 टन दालों का रिलीज करने के बात यहाँ पर की है। ठीक है, तो देखिए 20% की भी हाइक हुई थी। जो रेट हैं दालों के, जो मेनली उड़द की और तूर की दाल है, तो उसमें 20% की हाइक हुई थी लास्ट 2 वीक में, यानी पिछले 2 हफ्तों में। तो इस वजह सरकार ने ये काम यहाँ पर किया है, जो आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट प्रीलिम क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय अभियान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये आपको ध्यान में करना है कि इसका क्या प्राथमिक उद्देश्य है। तो पहला, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना, यही इसका प्राथमिक उद्देश्य है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमने यहाँ पर पढ़ना है। बात कर लेते हैं इसकी। अभी न्यूज आई है आज के पेपर में, जेएंडके लद्दाख वुमेन टू बेनिफिट फ्रॉम रूरल स्कीम। ठीक है, तो देखिए अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि जो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, तो उसको हम लोग 10.58 लाख महिलाओं तक पहुंचाएंगे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बिलोंग करती हैं। तो उनको भी जोड़कर हम लोग इतनी महिलाओं तक ये योजना को पहुंचाने वाले हैं और इसके लिए करीब करीब 500 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों में खर्च किए जाएंगे, ऐसा सरकार ने यहां पर कहा है। ठीक है, देखिए अभी सरकार ने एक और बात कही है कि पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में करीब करीब 63 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो 7 करोड़ करीब महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं और अपने रोजगार को कर रही हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो इस 7 को 10 करोड़ तक ले जाने का है, यानी 10 करोड़ महिलाओं को इन ग्रुप से जोड़ने का है जो अपने उद्योग को कर पाए। और इसके लिए हम लगभग लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान पहले ही कर चुके हैं। सरकार ने ऐसा भी बयान यहां पर दिया है जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर हम लोग दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय मिशन की बात हम लोग करें तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनके आजीविका के साधन को बढ़ाया जाए, उनके आजीविका क्षेत्रों को बढ़ाया जाए। हालांकि 2 कार्यक्रमों का ये मिक्सचर है, उनका एकीकरण है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम। इन दोनों ही कार्यक्रमों का ये मिश्रण है, उन दोनों को मिलाकर ये बनाया गया है। इसके अंतर्गत देखिए क्या करते हैं कि जो भी हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको 10,000 रुपए की इनिशियल सहायता दी जाती है ताकि वो अपने उद्योग को कर पाएं। इसके अलावा जो कौशल प्रशिक्षण है वो दिया जाता है, साथ में जो शहरी उद्योग हैं उनको सब्सिडी दी जाती है और सामाजिक जो एकजुटता है उसको प्रमोट यहाँ पर किया जाता है, जिससे आजीविका के जो साधन हैं वो लोगों में बढ़ पाएं और लोग अपनी आजीविका को आगे बढ़ा पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जिसे हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है? यह आपको बताना है। पहला, यह विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। दूसरा, यह मूल्यांकन प्रणालियों को बेहतर बनाने, स्कूल से कार्य संक्रमण को सुविधाजनक बनाने, कक्षा निर्देश को मजबूत करने और स्कूली शिक्षा के शासन को मजबूत करने में मदद करेगा। तीसरा, परियोजना का एक प्रमुख घटक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन के केंद्र के रूप में प्रकाश
की स्थापना करना है। और चौथा, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शामिल है। तो इसमें चारों ही बातें सही हैं, चारों ही ऑप्शन सही हैं। इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया है कि जो भी हमारे स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करने का प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग इस स्टार्स को अपनाएंगे। इसका जो मुख्य मकसद है वो है रिफॉर्म इन द गवर्नेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन, यानी जो स्कूल एजुकेशन है उसके गवर्नेंस में रिफॉर्म किया जाए, उसको सही तरीके से गवर्न किया जाए, ताकि हमारे जो परिणाम है वो सही तरीके से आगे हम लोग के पास आ पाए। इस डिजास्टर के पीरियड में जो भी एक इमरजेंसी क्रिएट हुई है स्कूलों को बंद करने से जो नुकसान हुआ है, तो उसमें एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट तैयार किया जाए स्टार प्रोग्राम के द्वारा। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, अगर स्टार की बात हम लोग करें तो स्टार की जो फुल फॉर्म है वो है द स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट। रिजल्ट्स फॉर स्टेट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है स्टार की। और इसका मुख्य मकसद यही है कि किस प्रकार पूरे जो स्कूल एजुकेशन है उसकी गवर्नेंस को रिफॉर्म किया जाए, जो डिजास्टर के पीरियड में जो स्कूल बंद करने से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, और जो हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक प्रकाश संस्थान की बात की गई है, उसकी स्थापना की जाए। अगर प्रकाश की बात करें तो ये क्या है, ये केवल एक परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रिव्यू के लिए एक संस्था बनाई जाएगी जो इस तरह का असेसमेंट करेगी, तो उसकी स्थापना भी की जाए, ऐसा स्टार प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। याद रखिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये फंडेड है, बट पार्शियली फंडेड है, ठीक है। कुछ पैसा वर्ल्ड बैंक देगा और कुछ पैसा हमारी सरकार को इसमें खर्च करना पड़ेगा। अगर टोटल कॉस्ट की हम बात करें तो 5718 करोड़ यानी 5718 करोड़ रुपए का ये बजट है, जिसमें जो वर्ल्ड बैंक है वो करीब 3700 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार को हेल्प के रूप में देगा। तो ये आपको यहां से ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 47 सदस्य हैं। दूसरा, भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक क्षेत्रीय समूह के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। या तीसरा, सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। तो इन तीनों में से देखिए 2 सही हैं शुरू के, यानी ए और बी सही हैं, 1 और 2। तो अगर हम न्यूज की बात करें, अभी पाकिस्तान री इलेक्ट हो गया है यूएन राइट्स कमीशन बॉडी में, जो यूएन ह्यूमन राइट कमीशन बॉडी है उसमें री इलेक्ट हुआ है। देखिए, अगर ह्यूमन राइट काउंसिल की हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये एक यूएन की बॉडी है, ठीक है। अब ये करती क्या है, तो ये उसके लिए काम करना है आपको। ह्यूमन राइट है तो ह्यूमन राइट के लिए काम करेगी ही, बट आपको एक शब्द यहां से याद करना है, स्ट्रेंथिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। प्रमोशन प्रमोशन एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ ह्यूमन राइट, तो ये 2 शब्द आपको ध्यान में करने हैं, यही काम ये करती है, ठीक है। इसके अलावा जो सिचुएशंस हैं उनको एड्रेस करती है, जो ह्यूमन राइट वायलेशन संबंधित जो सिचुएशंस हैं उनको ये एड्रेस करती है, या जो एबिलिटी टू डिस्कस द ऑल द थेटमिक जो ह्यूमन राइट इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने के लिए, उनकी एबिलिटी जनरेट करने के लिए काम करती है। तो ऐसी ही संस्था है जिसमें भी पाकिस्तान को एंट्री करा दी गई है। टोटल मिला के इसके 47 मेंबर्स हैं, जो आपको ध्यान में करना है। पहले इसका नाम जो था वो यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट था, बट अब ये ह्यूमन राइट कमीशन हो गया है, ये आपको ऐसा ध्यान में कर लेना है यहां से। नेक्स्ट, एक पूर्व अभ्यास प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो अप स्टैंड अप इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको पहचानना है। पहला, इसका उद्देश्य एससी एसटी और महिला उद्यमों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। या दूसरा, यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान में करना है, इसका कोड आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट, मुख्य परीक्षा के लिए आज की वीडियो से कौन कौन से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो आपके सामने है। पहला, भारत में शहरी बाढ़ पर एक विस्तृत नोट लिखिए। देखिए 250 शब्दों में आपको लिखना है, 15 अंक के लिए इसको आप लिखेंगे। दूसरा, शैक्षिक सुधार में लगे गैर सरकारी संगठनों की सरकार की उपेक्षा प्रारंभिक शिक्षा श्रृंखला की एक कमजोर कड़ी बन गई है। समीक्षकों का मूल्यांकन आपको यहाँ पर देना है। तो ऐसा 250 शब्दों में आपको इसको लिखना है। तो ये कुछ पॉइंट थे आज के इस वीडियो में। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।